नमस्कार। आज के इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। दर्शकों, हर शहर के किस्से होते हैं, हर देश के किस्से होते हैं, कहानियाँ होती है, लेकिन कहानियों के पीछे सच क्या होता है? कभी कभी हम सोचते हैं, कभी बात करते हैं, लेकिन पूरा सच हमें पता नहीं होता है। लेकिन कभी कुछ ऐसे लोग आते हैं जो हल्के से, चुपके से हमें एक पूरी की पूरी कहानी कह जाते हैं। तो ऐसे ही एक खास व्यक्ति से आज हम मुलाकात करेंगे। आज हम मुलाकात करेंगे संजीव सान्याल जी से। संजीव जी, आपका इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी। संजीव जी का और परिचय मैं क्या दूं, लेकिन संजीव जी इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के सभ्य रह चुके हैं, वो रॉक स्कॉलर रह चुके हैं, वो इकोनॉमिस्ट है, लेकिन ज्योग्राफी और हिस्ट्री से इनकी काफ़ी बनती है। और उसके अलावा भी बहुत सी नई ऐसी बातें हैं जो आज के एपिसोड में हम इनसे करने जा रहे हैं। तो संजीव जी, सबसे पहले दूरदर्शन में आपका स्वागत है और मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि हमें बताइए कि अब तो आपके बारे में बहुत सारी चीज़ें जानते हैं लोग, लेकिन आपके बचपन के बारे में बताइए। आप कहाँ पढ़े, कहाँ से, कोलकाता से दिल्ली कैसे आए और क्या रहा, कैसा रहा आपका बचपन, उसके बारे में थोड़ी बात करिए। तो मेरा जन्म कलकत्ता में हुआ था और उसके बाद मैं काफ़ी जगह में बड़ा हुआ हूँ, क्योंकि मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्विस में थे। तो मैं दिल्ली में भी, सिक्किम में भी और दूसरे जगह में बड़ा हुआ हूँ, पला हुआ हूँ। लेकिन मैं कहूँगा कि ख़ास करके कलकत्ता में मेरी पढ़ाई हुई है। मैं सेंट ज़ेवियर स्कूल, सेंट जेम्स स्कूल में मैंने स्कूल का जो प्राइमरी और सेकेंडरी स्कूल का जो शिक्षा प्राप्त किया, उसी वहाँ किया। उसके बाद मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली में मैंने अपना ग्रेजुएशन किया और बाद में मैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, ब्रिटेन में, मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएट किया। जी। तो कभी आपने सोचा था कि आप इकोनॉमी की दुनिया में ऐसे छा जाएंगे, इकोनॉमी की तरफ जाएंगे? ये रुझान कहाँ से आया कि नहीं, मुझे अर्थशास्त्र में जाना है? ये कहाँ से आपके अंदर? मेरी ऐसी कोई बचपन में ऐसी कोई अभिलाषा नहीं थी। मुझे बहुत कुछ चीज़ों में इंटरेस्ट है। मुझे, आपने तो कहा है, इतिहास में इंटरेस्ट है, मुझे स्पोर्ट्स में भी बहुत इंटरेस्ट है। मैंने बहुत विभिन्न विषयों पे मैंने अपने तौर से ही रिसर्च किया हुआ है। तो मैं कहूँगा कि ऐसा मेरे मन में ऐसा कभी नहीं था कि मैं लेखक बनूंगा या अर्थशास्त्री बनूंगा। ऐसा कुछ नहीं था। जीवन में जैसा चलता गया मैं करता गया। जी। तो हमने अर्थशास्त्र की तो बात करी, लेकिन आप शास्त्रों के अर्थ में कैसे आ गए? आप कैसे हिस्ट्री और ज्योग्राफी के अंदर भी, क्योंकि आपका तो पेशे से आप इकोनॉमिस्ट है, लेकिन ये हिस्ट्री और ज्योग्राफी में आप किस तरह से? तो मैंने जैसे आपको पहले कहा, मैं दुनिया के बारे में, मेरे में एक जिज्ञासा है, एक क्यूरियोसिटी है जो हर चीज़ के लिए है। तो मैं उन अजीब लोगों में से हूँ जो अपने मज़े के लिए साइंस जर्नल्स पढ़ता हूँ आज भी। जेनेटिक्स पे हो या किसी पे हो, मैथमेटिक्स के टेक्स्ट बुक पढ़ता हूँ मज़े के लिए। तो लोग सोचेंगे मैं अजीब आदमी हूँ, लेकिन मुझे सिर्फ दुनिया के बारे में एक जिज्ञासा है जो मैं उस खोज पे रहता हूँ। तो हर सब्जेक्ट में मैं पढ़ता हूँ, देखता हूँ, ढूंढता हूँ। तो इसी ढूंढ में मैं इतिहास के बारे में भी पढ़ने लगा, कहीं कहीं मैं अर्थशास्त्र के बारे में पढ़ने लगा। लेकिन मुझे फिक्शन में भी रुचि है, मैं कल्चरल इश्यूज़ में भी रुचि रखता हूँ और मैं स्पोर्ट्स में भी रुचि रखता हूँ। जी। स्पोर्ट्स की बात निकली है तो हमने सुना है कि आप ताइक्वांडो में भी ब्लैक बेल्ट है, आपने पैराग्लाइडिंग भी की है और हाइकिंग में भी जाते हैं। तो ये बताइए, क्योंकि आपकी फिटनेस से लगता है कि आप बहुत ही फिट है इस उम्र में भी। तो किस तरह से आपकी फिटनेस का राज क्या है, और आप स्पोर्ट्स में एक ब्लैक बेल्ट वाली कहानी थोड़ी बताइए। तो ब्लैक बेल्ट एक्चुअली मैं बचपन में, मैंने कभी मार्शल आर्ट्स नहीं किया था। मैं बचपन में एक्चुअली स्विमर था, एथलीट था, मिडिल डिस्टेंस रनिंग किया था। फिर मैं जब कॉलेज में था तब मैंने पैराग्लाइडिंग, उस समय कोई पैराग्लाइडिंग इंडिया में होता नहीं था। तो जो फर्स्ट बैच जिसका ट्रेनिंग किया गया था, ये हिमाचल प्रदेश में जोगिंदर नगर के पास एक जगह में हम लोगों ने वहाँ ट्रेनिंग, पहली कैंप बैठी थी। उसमें 4 लोगों को पैराग्लाइडिंग लाइसेंस मिला था, तो उनमें से मैं एक हूँ। तो एक तरीके से उस फील्ड का मैं पायनियर हूँ। जी। तो आप फर्स्ट पैराग्लाइडर ऑफ द कंट्री। हाँ, फर्स्ट लाइसेंस वन। उसके पहले मैं नहीं जानता किसने किया होगा, लेकिन तो उस समय ये 1991 की बात है। और उस टाइम में मैंने काफ़ी जगह कायाकिंग और कनोइंग भी की थी। जैसे चंबल नदी पर शायद मैं पहला हूँ जो
जिसने कायाकिंग किया होगा नरवर नदी पे और उस एरिया में। तो काफ़ी सारे ऐसे जगह हैं जहाँ मैंने कायाकिंग, कनोइंग, एक्सप्लोरेशन का काम किया था उस समय। तो टाइकोंडो वाज नॉट वन ऑफ दो स्पोर्ट्स। बाद में मैं जब 35 साल का था, मुझे एक किसी कारण से मैंने पत्नी में भी दोनों ने ये पिकअप किया। हम लोग सिंगापुर में रह रहे थे उस समय, तो करते करते हम लोग ब्लैक बेल्ट भी बन गए। तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैं बड़े लॉन्ग टर्म प्लान के आधार पे काम कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है। मुझे उस समय जो भी रुचि है उसके आधार पे करता हूँ, लेकिन मैं हाँ एक बार कुछ पकड़ लेता हूँ तो पकड़ लेता हूँ। जी, तो आपकी कहानी भी नदी की तरह ही एकदम बहती हुई कहानी है, जो समय के साथ बहती है। नदी की बात निकली है तो स्वाभाविक तौर से मैं भी आपका पाठक रहा हूँ और लैंड ऑफ सेवन रिवर्स कुछ हद तक पढ़ी हुई है और किताबें भी पढ़ी है। तो ये किताब लिखने का आपको कहाँ से आपको सोच आई कि मुझे इन दोनों को जोड़ के, मुझे भूगोल और इतिहास को जोड़ के एक ऐसी कहानी रखनी है जो एक तौर पे बहुत ही अनोखी है और अनोखी तरीके से कही गई है। तो ये विचार आपको कहाँ से आया कि ये बात मैं रखूँगा? तो ये भी इसी नदी की तरह मुझे हमेशा लगता था कि जो हम इतिहास की किताबें हम पढ़ते हैं, टेक्स्ट बुक्स इत्यादि, उनको पढ़ के हमें ऐसा नहीं लगता है कि ये हमारी कहानी है, कोई कनेक्ट नहीं है। ये आप पढ़ेंगे हमारे जो टेक्स्ट बुक्स हैं और जो भी हम इतिहास के बारे में सुनते हैं डॉक्यूमेंट्रीज वगैरह में, पहले तो ये ज़्यादातर हमारे ऊपर जिन लोगों ने आक्रमण किया था उनकी कहानी है कि ये तुर्की आए, अंग्रेज़ आए, उन लोगों ने हमारे ऊपर दमन किया, उसकी कहानी है। और ज़्यादातर ये दिल्ली की कहानी है। उस कहानी में मैं बंगाली हूँ, मेरी कहानी कहाँ है? वो एक बैटल ऑफ प्लासी एक बार कहीं उछल आता है, उतना ही है बस। और उसमें हम हार जाते हैं, उसका ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ है। हाँ, आप अगर उड़ीसा से हैं तो वो अशोका ने आप पे आक्रमण किया था 2000 साल पहले, उसकी एक जिक्र है। उसके ना आगे कुछ आपके बारे में बताया जाएगा, आप पीछे कुछ बताया जाएगा। जबकि दिल्ली में से छोटे मोटे जो वहाँ के राजाएं हैं, जो लोधी, सिकंदर लोधी, उनका नाम आप बहुत सब लोग जानते हैं। तो ये कौन सी इतिहास है जिस पे मेरा कोई मतलब इसका मेरे से इसका कुछ लेना देना नहीं है? तो ये बात तो बहुत लोग बोलते हैं। तो किसी एक समय मैंने सोचा कि चलिए दूसरों के बारे में मतलब क्रिटिसाइज करने के जगह मैं ही अपना लिखना शुरू कर देता हूँ। तो इसी दौर पे मैंने भी अपना रिसर्च शुरू किया। करते करते मैं बहुत गुजरात में भी बहुत घूमा। आप मेरे किताबों को पढ़ेंगे तो गुजरात का जिक्र आता रहता है। गिर फॉरेस्ट, द्वारका, धोलावीरा, पालीताना, इन सभी जगहों का जिक्र होगा। तो एक हुआ कि रिसर्च करने का भी मज़ा है, जगह जगह घूमा, मैंने देखा, लोगों से मिला, पुराने जो कहानियाँ हैं बुज़ुर्गों से सुनने का वही अवसर मिला। तो मुझे लगा कि अगर मुझे इसमें इंटरेस्ट और रुचि है तो शायद ऐसे पाठक होंगे जिनको भी इसमें इंटरेस्ट लगेगा। तो मैंने कहा कि चलो इस कहानी को मैं लिख देता हूँ। तो इसी तरीके से मैंने लिख दिया। ऐसा नहीं है कि मैंने पहले कुछ सोचा ऐसे कर किया। मैंने पहले रिसर्च किया अपने मज़े के लिए, अपने ही मतलब जिज्ञासा के लिए, फिर उसको मैंने किसी एक तरीके से लिखा। जब मैंने लिखा मैंने सोचा शायद कोई पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा। मुझे मालूम ही नहीं था कि ये जाकर लाखों लोग इस किताब को खरीदेंगे। उस समय तो मुझे कोई जानता भी नहीं था लेखक के हिसाब से। अर्थशास्त्र में मेरा कुछ जाना माना मतलब लोग जानते थे, लेकिन लेखक के हिसाब से किसी को भी मालूम नहीं था कि मैं लेखक बन सकता हूँ। तो मैंने लिखा। तो अब वो अलग बात है कि वो उसका भी एक मतलब सक्सेस हो गया। तो उसके बाद मैंने अलग से किताब लिखे, पर मैंने फिक्शन भी लिखा। उसकी भी हम बात करेंगे। मुझे आपका ट्विटर का बायो बहुत अच्छा लगता है। ये सब लिखा है कि मैं पहले राइटर हूँ, उसके बाद इकोनॉमिस्ट हूँ। ट्विटर के लिए हाँ, जब मैं प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के रूप में काम करता हूँ तब मैं अर्थशास्त्री हूँ, लेकिन ट्विटर में मैं लेखक हूँ। मैं इसलिए ये अलग रखना चाहता हूँ क्योंकि मैं फिर क्या होगा, मैं जो इनफॉर्मल चीज़ें बोलता हूँ ट्विटर में, बातचीत जो बैंटर रहता है, उसमें लोग कहेंगे अरे ये तो सलाहकार के रूप में कह रहा है। नहीं, मैं सलाहकार के, मैं एक नागरिक के रूप में एक लेखक के रूप में उसमें हिस्सा ले रहा हूँ उस बातचीत में। तो इसलिए मैं उन दोनों पर्सनालिटीज़ को मोटा मोटा अलग करके रखता हूँ। हाँ, कोई बहुत मेजर कुछ इशू है या मैंने कोई इंटरव्यू किया है तो उसमें भी मैं डाल देता हूँ। जी। आपकी किताबें ओशन ऑफ चन,
हमारे पाठकों के लिए मैं कहूँगा कि दर्शकों के लिए समुद्र मंथन जिसके कहा है, आपको समंदर से बहुत प्यार लगता है और अभी हम साबरमती के किनारे बैठे हुए हैं और आपने गुजरात में जो है समंदर का इतना सबसे लंबा एक जो कहे कि किनारा समंदर का गुजरात के पास है। गुजरात का इतिहास भी उस समंदर के किनारे के कारण न केवल गुजरात का लेकिन भारत का इतिहास भी बहुत बदला है। तो यहाँ पे हड़प्पा की संस्कृति थी, यहाँ पे सिंधु सरस्वती की संस्कृति थी और यहाँ से हम व्यापार करते थे, मकरान से बहरीन तक, आज के जो दिलमन कहे वहाँ तक हम व्यापार करते थे। तो क्या आपका अनुभव क्या है गुजरात के साथ, एक चीज़, और दूसरा मुझे आपसे पूछना है कि इतिहास में सरस्वती नदी की हम बात करते हैं तो क्या उसका ताल्लुक है गुजरात की भूमि के साथ, खासतौर के कच्छ और सौराष्ट्र के साथ, वो जरा बताइए। पूर्ण रूप से एक संबंध है, क्योंकि हमारी जो इतिहास है और हमारी जो जलवायु है और जो भूगोल है वो सब एक दूसरे से बहुत तरीके से मिले हुए हैं। तो मैं आपको, अगर आप गुजरात को आज देख रहे हैं, यहाँ की जलवायु देख रहे हैं, इसका भूगोल देख रहे हैं, याद रखिए कि हमेशा ऐसा भूगोल ये नहीं था। आज से अगर 5,000 साल पहले जाएंगे, ये है सिंधु सरस्वती सभ्यता के समय जाएंगे, तो यहाँ का जो वातावरण था वो बहुत अलग सा था। पहले तो सौराष्ट्र और कच्छ दोनों द्वीप थे जी। हाँ, तो ये मेनलैंड से ये अलग थे, क्योंकि जो अभी आप रन ऑफ कच्छ जो कहते हैं, वहाँ जो सॉल्ट पैन्स हैं वो समुंदर था, वो सूख गया है इसीलिए वहाँ सॉल्ट पैन्स बनी हैं, लेकिन वो असलियत उसका ये है कि वो समुंदर के नीचे था और ये जो कच्छ और सौराष्ट्र हैं द्वीप थे। अब यहाँ उस समय जो वातावरण और जलवायु थी वो ज़्यादा ह्यूमिड और यहाँ रेनफॉल काफ़ी ज़्यादा था, वर्षा काफ़ी ज़्यादा मिलता था, तो इसका मतलब है ये वेट टाइप एरिया था। तो आज अगर बंगाल में जाके आप सुंदरबंस देखेंगे तो मोटा मोटा वैसा शायद यहाँ था। दूसरा है कि ये जो आप सरस्वती नदी और सिंधु नदी दोनों के जो एस्चुरीज हैं वो इस गुजरात इस एरिया में आके गिरते थे, तो उसका जो पानी भी यहीं आ रहा था। तो आप समझ सकते हैं कि ये इसका जो भूगोल है वो बहुत अलग है। तो अब आप समझ पाएंगे कि धोलावीरा को एकदम वहाँ क्यों बनाया गया, क्योंकि वो एक पोर्ट था। जैसे कलकत्ता एक पोर्ट है, रिवर लाइन पोर्ट है या एस्चुरी में पोर्ट है, उसी तरीके से धोलावीरा भी एक पोर्ट था। अभी लगता है कि अजीब जगह में जाके एक शहर बना दिया, ऐसा नहीं है। तो वहाँ से फिर कुछ व्यापारी वेस्ट जाते थे, कुछ साउथ की तरफ जाते थे। जो पश्चिम की ओर जा रहे थे, मतलब मिडिल ईस्ट की तरफ, वो लोग निकल के कच्छ और सौराष्ट्र के बीच का जो खाड़ी है उससे निकलते हुए, हाँ, वहाँ से निकलते थे। तो इसीलिए वहाँ एक कस्टम्स पॉइंट था, उसका नाम क्या था? द्वारका। हाँ, द्वारका का नाम ही है द्वार। गल्फ ऑफ कच्छ से निकल, हाँ, मतलब वहाँ से निकल के आप द्वार से कहाँ जा रहे हैं? आप जा रहे हैं बहरीन, ओमान इत्यादि के। और दूसरी तरफ लोथल, वहाँ भी एक कस्टम्स पॉइंट था। तो आपको दिख रहा है कि नक्शा कैसा है जी। और ये हज़ारों साल तक यहाँ जो ट्रेडिंग का जो कल्चर है यहाँ रहा है। फिर क्या हुआ कि एक सूखा पड़ा, बहुत भयंकर सूखा, उसमें सरस्वती नदी लुप्त हो गई। हाँ, और उसका भी महाभारत में उसका जिक्र है। और इस लुप्त हो जाने के कारण यहाँ और सूखा पड़ने के कारण यहाँ के जो शहर थे वो भी नष्ट हो गए, लोग इधर उधर बिखर गए। और फिर धीरे धीरे कुछ हद तक फिर से मतलब फिर से बारिश होने लगी, तो फिर कुछ लोग वापस भी आए। तो ये जो उथल पुथल रही है जलवायु में, उसका असर हमारी संस्कृति पे, हमारी सभ्यता पे, हमारे इतिहास पे बहुत इसका असर रहा है जी। हड़प्पन काल के कुछ मुद्राओं की बात करें, और एक अजीब सा सवाल मुझे आपसे ये भी पूछना है कि हम बात करें कि जो शेर है, भारतीय शेर है, वो हमें गिर के जंगलों में दिखते हैं। यहाँ गुजरात में सर अम्बा माता की बहुत पूजा होती है, उसका वाहन है बाघ। और अगर मैं बंगाल की बात करूँ, वहाँ पे बाघ बहुत मिलते हैं, लेकिन जो पूजा होती है दुर्गा माता की खास तौर पे, उनका वाहन है शेर।
तो जो जानवर यहाँ पे मिल रहा है वो वहाँ की मतलब पूजनीय देवी का वाहन, यहाँ पे पूजा तो होती है लेकिन प्रमुख तौर पे, और यहाँ पे जो देवी है उनका वाहन है वो वहाँ पे मिलता है। तो क्या ये बता रहा है कि क्या यहाँ पे जो प्राणी थे या जिस तरह से पूजा की जाती थी, ये परंपराएं कुछ कहती है? और क्या सिंधु सभ्यता में जो हमें मोहरें मिलती है वो क्या इस प्रकार जो शेरों और बाघों का जो ठिकाना है, जो घर है, उसके बारे में कुछ बात करती है? उसके बारे में कुछ बताइए। हाँ, क्योंकि अगर एक बार आप समझ जाएं कि ये जलवायु एक सिक्लिकल तरीके से आती जाती रहती है, तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ जो प्राणी थे वो भी आते जाते रहे होंगे। तो आप अगर देखेंगे सिंधु सरस्वती के जो मोहर हैं, हाँ, जो सील्स हैं, उन पे आप कभी भी आपको सिंह नहीं देखेंगे। तो यहाँ के लोग, आज तो यहाँ का मशहूर है गिर का सिंह, तो यहाँ क्या सिंह नहीं थे? नहीं थे। इसीलिए क्योंकि सिंह एक ऐसा मतलब एक जानवर है जिसे कोई भी देखता है ना तो बहुत अट्रैक्टिव है। किसी भी सभ्यता जो सिंह देखता है वो कहीं ना कहीं अपने आइकॉनोग्राफी में वो सिंह का कहीं जिक्र करेगा। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर यहाँ के जो लोग थे सिंधु सभ्यता के, वो अगर शेर से उन परिचित थे कि उन्होंने कहीं भी एक शेर का कहीं जिक्र किया है, हो ही नहीं सकता है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ सिंह थे नहीं, यहाँ बाघ थे। हाँ, आप चाय भी पीते हैं ना, बाघ बकरी। हाँ, क्यों पीते हैं? क्योंकि आपके दिमाग में एक ये मैं कहूँगा कि एक फोक मेमोरी है। अम्मा माता के मंदिर में भी फोक मेमोरी है कि यहाँ बाघ हुआ करते थे। तो अब जब यहाँ की जलवायु अलग सी हो गई तो ये बाघ यहाँ से ईस्ट की तरफ चले गए, क्योंकि याद रखिए कि सिंह जो है वो ड्राई क्लाइमेट में वो रहने वाला जानवर है। हाँ, वो ये सवाना हंटर है, जबकि बाघ जो है फॉरेस्ट हंटर है, मतलब जंगल के अंदर, क्योंकि अकेला है तो उसको छिप के वार करना पड़ता है। सिंह जो है वो खुले में रहने वाला जानवर है। तो जब यहाँ की जो जलवायु धीरे धीरे सूखे होने लगी तो ईरान और बालूचिस्तान से आज से 4,000 साल पहले वहाँ से सिंह यहाँ माइग्रेट करने लगे और बाघ ईस्ट की तरफ चले गए। हाँ, तो ये पैटर्न कई बार हुआ है हमारे इतिहास में। कहीं एक समय हुआ होगा जहाँ लायंस पूरे बंगाल तक पहुँचे हुए हैं, क्योंकि मिले हैं सिंह के अवशेष बंगाल में आर्कियोलॉजिकली मिले हैं, लेकिन 10,000 साल पहले। लेकिन लोगों के मन में अभी भी याद है कि सिंह यहाँ मिलता था। उसकी आज भी हम लोग पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि इस जलवायु के आने जाने से, इस क्लाइमेट चेंज के तहत ये कल्चरल आइकॉन्स भी आती नहीं थे। देखिए, श्रीलंका और सिंगापुर में भी आपको उसके आइकनोग्राफी में आप जैसे बताया, हाँ, कि वो माइग्रेशन के कारण वो अलग चीज़ है। अच्छा, हाँ, क्योंकि बंगाल से फिर बंगाल उड़ीसा एरिया से फिर लोग श्रीलंका में माइग्रेट हुए थे, तो फिर उस एरिया से सिंगापुर भी गए थे। तो ये जो सिंह को पूजने का या इसको एक आइकॉन की तरफ इस्तेमाल करने का जो ये रिवाज है वो ईस्टर्न इंडिया में है। वहाँ सिंह मिलते नहीं हैं, लेकिन उसका आइकॉनोग्राफी बहुत स्ट्रांग है। तो वहाँ से जब लोग माइग्रेट किए तो वो उन्होंने ये आइकॉनोग्राफी भी ले गए। तो आज अब श्रीलंका जाएंगे, उनके फ्लैग पे जो सिंह है वो बंगाल और कलिंग से आया हुआ है। लेकिन बंगाल और कलिंग में सिंह कैसे पहुंचा? क्योंकि किसी एक ज़माने में वहाँ की जलवायु ऐसी थी कि वहाँ सिंह थे, फिर वो क्लाइमेट चेंज हो गया और इधर आ गया। यहाँ के जो सिंह थे वो बालूचिस्तान चले गए, तो फिर यहाँ का आइकॉनोग्राफी फिर वाघ हो गया, फिर बदला, फिर तो ये आता जाता हुआ ये सिस्टम है। तो उसी तहत आप अगर हमारी पुराणों में पढ़ेंगे तो आप सुनेंगे कि कि परशुराम कोंकण के समुद्र तट पर पहुंच के समुद्र को पीछे हटा दिया। हाँ, उसी के कारण ये पूरा कोंकण का जो तट है, केरल है, वो समुद्र से वापस लिया गया। दूसरा है कि द्वारका में कि समुद्र आके एक पूरे शहर को
ले गया। तो ये जो आना जाना समुद्र के जो क्लाइमेटिक चेंज है, ये हमारे फोक मेमोरी में बैठा हुआ है। उसी तरीके से सरस्वती नदी लुप्त हो गई, फिर वापस आ गई, फिर वापस चली गई। तो ये महाभारत में है कि बलराम गए उस जगह जहाँ सरस्वती नदी विनाशन जगह है, जहाँ लुप्त हो रही है। हाँ, उसका जिक्र है। एक किसी समय गंगा को भी हुआ होगा, फिर हमारी भागीरथ जाके उसको वापस लाते। इसका मतलब क्या है? ये नदी किसी समय ये बह रही थी, फिर रुक गई, फिर वापस आ गई। तो आप हमारे पूरे हमारी जो पुराणों की जो कथाएं हैं उनको सुनेंगे तो आप क्लाइमेट चेंज का जिक्र उसमें कंटिन्यूअसली है। तो बहुत अच्छी बात आपने कही। जैसे नदी स्तोत्र सुक्तम में भी ये नदियों की बात उसी तरह से आती है जिस तरह से पूर्व से पश्चिम में लेकर नदियों की बात आती है। वेदों में भी सरस्वती की बात कही गई है। तो काफ़ी अच्छी बात करी। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे आपके फिक्शन राइटिंग के बारे में और लाइफ ओवर 2 years इन अदर स्टोरीज, और जिसके मुझे हिंदी अनुवाद का शीर्षक बहुत अच्छा लगा, फिर एक दोपहर। और उससे भी अच्छा मुझे लगा उसका जो कवर पेज है, जो मुझे पीजी वुडहाउस की याद दिलाता है। तो मुझे बताइए कि ये कहानी आपको कहाँ से मिली, और उसमें एक तो सटायर जो आप डालते हैं, जो व्यंग करते हैं, जो आजकल बहुत ही रेयर मिलता है, तो उसकी भी आप बात करिए कि ये इतिहास और भूगोल और अर्थशास्त्र के गंभीर विषयों से आप सटायर की ओर आपका क्या नज़रिया है? तो आपको जान के ताजुब होगा, तो जब मैं पहली बार किताब लिखने की मैंने सोचा, तो उस समय मैंने ये भूगोल और इतिहास और अर्थशास्त्र के बारे में मैं नहीं सोच रहा था। मैं एक शॉर्ट स्टोरीज कहानियों के एक किताब लिखने की कोशिश कर रहा था, जिसमें ज़्यादातर व्यंग पूर्वक कहानियों का जिक्र होगा। तो उस समय मैं एक एक करके अपने ही मज़े के लिए, मैंने कोई शुरू में तो मैंने कोई किताब लिखने का भी सोचा नहीं था। ऐसे ही मैंने मनी मन में 1-2 कहानियाँ लिखी। मैंने 1-2 दोस्तों को पढ़ाया, अपनी पत्नी को पढ़ाया। तो उस तरीके से मैं लिखता गया। लिखते लिखते जब 10-15 हो गए ऐसे, तो मैंने सोचा चलो मैं लिख ही दिया है तो इसको पब्लिश करके देखते हैं। तो शुरुआत में कोई मुझे जो लेखक जिसका किसी ने नाम नहीं सुना है उसको पब्लिश कराना बहुत कठिन काम है, आप जानते होंगे। किसी कोशिश, जो भी दर्शकों ने जिसने भी अपने पब्लिश करने की कोशिश की होगी उसको मालूम होगा कि शॉर्ट स्टोरीज पब्लिश करना और कविताएं पब्लिश करना मतलब बहुत ही कठिन है। और जो लेखक जिसको नाम किसी ने सुना नहीं है तो उसको तो नामुमकिन ही है। तो जो भी है, तो मैं तो उसको पब्लिश नहीं कर पाया। तो फिर लेकिन किसी ने कहा कि आप अर्थशास्त्री हैं तो आप अर्थशास्त्र पे लिखिए। तो मैंने एक किताब लिखा था, इंडियन रेनेसांस, वो ज़्यादातर अर्थशास्त्र को लेके है और वो बेस्ट सेलर भी बनी थी। तो उसके मतलब सफलता के बाद मुझे अन्य किताब लिखने का भी अवसर मिला। फिर अंत में जब मेरे बहुत सारे किताब बेस्ट सेलर हो चुके थे, तो फिर जाके पब्लिशर ने माना कि अच्छा चलो तुम, ज़्यादातर मुझे खुश करने के लिए शायद, उन्होंने कहा कि चलो हम लोग ये इस लाइफ ओवर 2 years का भी प्रकाशन करते हैं। तो ऐसा हुआ कि ये भी बेस्ट सेलर हो गया। जी जी। ठीक है। तो आपके पसंदीदा लेखक कौन है? आप किन को पढ़ते हैं, किन से आप प्रेरणा लेते हैं या आपको पढ़ना अच्छा लगता है? देखिए, मेरा कोई ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि कोई एक सिस्टम ऐसा कुछ है। मुझे जो भी अच्छा लगता है, मैं इतिहास पढ़ता तो हूँ, लेकिन मैं विज्ञान के बारे में भी बहुत पढ़ता हूँ। मैं साइंटिफिक जर्नल जैसे नेचर, साइंस, ऐसे मैं भी पढ़ता हूँ। कुछ फिक्शन भी पढ़ता हूँ, जैसे ज़्यादातर मैं वेस्टर्न फिक्शन में मैं ज़्यादातर वेस्टर्न राइटर्स को पढ़ता हूँ, जैसे हेमिंगवे, जब मैं कम उम्र का था, आर्थर कॉनन डॉयल, शेरलॉक होम्स जैसे, और इत्यादि। लेकिन मैं नहीं कहूँगा कि मेरा कोई एक पैटर्न है। मैं बहुत तरीके की चीज़ें पढ़ता हूँ, लेकिन हाँ, नॉन फिक्शन की तरफ ज़्यादा मेरा झुकाव होगा। कि कुछ राइटर हैं, पीटर हॉपकर्क, जो हिस्ट्री लिखते हैं, 19th सेंचुरी हिस्ट्री ज़्यादातर। तो बिल ब्राइसन हैं, और एक रिजार्ड कापुचिंस्की, एक पोलिश राइटर हैं, जिसका शायद इंडिया में बहुत लोग पढ़ते नहीं हैं, लेकिन वो जर्नलिस्ट थे
और 20वीं सदी के बहुत सारे ऐतिहासिक मतलब पर्व थे जिनमें उन्होंने वो खुद वहाँ जर्नलिस्ट के हिसाब वहाँ थे जब ये हुआ था। जैसे ईरान में जो रेवोल्यूशन हुआ तो उस समय वो वहाँ थे, उन्हें आंखों देखा जो उनका अकाउंट है वो उन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से लिखा है। तो रिजार्ड कापुचिंस्की मेरा एक बहुत फेवरेट। प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार समिति के सभ्य संजीव सान्याल जी के साथ दिलचस्प बातों का सिलसिला अगले हफ्ते जारी रहेगा डीडी गिरनार पर दोपहर 3:30 बजे और हमारी YouTube चैनल डीडी न्यूज़ गुजराती पर।